सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? तो राइट आंसर आपका बी, लाला लाजपत राय सही है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी कि सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किया था। यानी कि सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत जो है यंग इंडिया में किसने किया था? तो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे और वे जो है कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया गया है। उनका मानना था लाला लाजपत राय का कि ये जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, जो कांग्रेस है डफरिन के दिमाग की उपज है, ये इसलिए है क्योंकि वो मानते थे कि कांग्रेस का संगठन का जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि भारत में जो भी लोग हैं और उन लोगों को जो इन अंग्रेजों के नियमों से प्रॉब्लम है, चाहे जो भी हो, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे जाति प्रथा को लेकर हो, चाहे लूट मार चाहे जो भी हो, उससे जो भी प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों को, चाहे जनजातियों के बहुत सारे मामले थे उनसे, तो उन सबसे बचाने के लिए जो इन्होंने कांग्रेस का संगठन किया था कि ये आपस में आकर यहाँ पर बैठकर टरटराएंगे और कहेंगे, उससे क्या होगा कि हम बचे रहेंगे। तो इन्होंने यही सिद्धांत दिया था, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, कि ये सुरक्षा वाल्व जो है ना सिद्धांत दिए थे लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये डी, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था कि लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये जो यंग इंडिया में सुरक्षा सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो दिए हैं लाला लाजपत राय, तो ये कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, यानी कि भारत में जो भारतीय लोग थे उन लोगों के द्वारा प्रेरित नहीं था। ये जो संगठन बना था कांग्रेस का, तो भारतीय लोगों के द्वारा प्रेरित नहीं था कि अगर हाँ प्रेरित होता और उसके बाद ये बनता तो कहा जा सकता था, लेकिन ये भारतीय लोगों की प्रेरणा से नहीं बना था और ये प्रेरित नहीं था। और ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ना ही वो सोचे थे ना ही योजनाबद्ध किए थे। ये तो डफरिन के द्वारा, डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो डफरिन ने क्या हुआ कि वो भारतीयों से अपने अंग्रेजों को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दिया था, ताकि ये आकर यहाँ पर संगठन बनेगा, इसमें आकर यहाँ के जो भी लोग हैं आकर टर्राएंगे, बात करेंगे और बस इतना ही। बाकी जो भी नियम बनेगा वो तो हम लोग सुनने वाले हैं नहीं। तो इसलिए ये बात यंग इंडिया में लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो सी, लॉर्ड कर्जन ने लिखा। इसका समय था 1905। इसी के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन था। 18 नवंबर 1900 को कर्जन ने भारत के राज सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यानी कि वो समझता था कि ये नरमपंथी है, ये लिखेंगे और लिख कर कागज पर लेटर लिख कर देंगे, हम सुनने वाले हैं नहीं, करने वाले हैं नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो भी इनकी मांगे वो पूरी नहीं होगी, तो धीरे धीरे लोगों का इनसे विश्वास खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो अपनी आंखों से देखना चाहता था और वो विश्वास था कि जो कांग्रेस जो है कांग्रेस संगठन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो वही इसको शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो, ये बात कर रहा है कर्जन, उसमें कर रहा था। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बनाऊं। और वो चाहता यह थे कि कांग्रेस को जो नपुंसक बना दिया जाए। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। वो समझता था कि ये छोटा मोटा कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस का संगठन क्या करेगा, इनसे मिलकर क्या करूंगा। तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं था और मिला भी नहीं और उसने इनकार कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महत्व लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो आपका राइट आंसर होगा सी, कर्जन ने कहा था ये बात, क्योंकि मैंने इसके पहले बता चुका हूं। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। राइट आंसर ए। रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस जो है कई अंग्रेजी हुकूमत के साथ जो है कई बार जो है सहयोग करती थी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो,
जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भारतीय बहुत सारे जवान जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे, या गांधी इरविन वार्ता हो, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया, और इसका विरोध तो साथ भी दिया और कई बार किया होगा, विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया, ये बात छुपी हुई नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो सी अश्विनी कुमार दत्त। वर्ष 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। यानी कि अश्विनी कुमार दत्त को जो है समझ में आ गया था कि 3 दिन का तमाशा है, बाकी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अंग्रेज तो सुनने वाला है नहीं, आपका जवाब या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो इसलिए वो ये बात कहते हैं, अश्विनी कुमार दत्त ये बात कहते हैं कि 3 दिवसीय तमाशा है। विश्व सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर उपयुक्त सभी। तो विश्व सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, यानी एक तरफ गर्म दल था और एक तरफ नरम दल था। तो इन रणनीतियों पर जो है ना मतलब अंतर्द्वंद था, एक दूसरे में मतलब अनबन थी, मतलब बनता नहीं था। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस का आंदोलन का जो उद्देश्य है उस पर, साथ ही कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर उपयुक्त सभी पर जो है विश्व सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, और आगे चलकर विभाजन भी हुआ है कांग्रेस का। बीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन के एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। यानी कि इसका एक कारण यह था कि नरमपंथी का जो भी रणनीति था उनका उद्देश्य था, और आम जनता को अपने साथ जो ना रख पाने में असफल हो रहे थे। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया, नरमपंथी जो है आम जनता के बीच काम नहीं किया, जिसके कारण से वो आम जनता को अपने पास मतलब रख पाने में असफल हो रहे थे। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। नरमपंथी जो है राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप जो है अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेजों को जरूरत थी, तो ये क्या कि सहयोग कर दिए, वहां पर अंग्रेज तो मतलब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था वहां पर तो लड़ ही रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर इनको विरोध करना चाहिए था, लेकिन ये सहयोग कर दिए, उनको सहयोग नहीं करना चाहिए था। तो यही बात है कि राजनीतिक घटनाक्रम जो भी हो रहा था उसके अनुसार ये अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने उनकी राजनीतिक को अव्यवहारिक बना दिया है, और वो यह महसूस नहीं कर सके उनकी जो उपलब्धि है उनकी राजनीतिक को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गर्मपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। यानी कि नरमपंथी और गर्मपंथी की सोच एक मतलब जैसे नहीं होता है, एक दूसरे के विपरीत था, और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों सही गलत है, दोनों का अलग अलग राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। और गर्मपंथी जो है सरकार इनकी बातें सुन रही है गर्मपंथियों के भय के कारण, लेकिन गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि नरमपंथी जो है उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन दोनों समझ नहीं पाए। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और नरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो बी अंबिका चरण मजूमदार, राइट आंसर बी है। वर्ष 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था। यानी कि 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय अंबिका चरण मजूमदार बनाया गया था, और इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ, यानी कांग्रेस में जो है गरम दल फिर से शामिल हुआ तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था, और कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो समझौता भी हुआ था इसी अधिवेशन में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने और उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। यानी पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए जिन्होंने गठन किया, जैसे सप्रू, जयकर और चिंतामणि। इसका राइट आंसर होगा ए, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1917 में भारत के राज सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा यानी अगस्त घोषणा कहा गया, क्योंकि अगस्त में किया गया था इसलिए अगस्त घोषणा कहा गया है। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। यानी कि
ये जो घोषणा हुआ था उसमें जो भारत में प्रशासन और स्वशासित संस्थानों के विकास में जो है भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि जो प्रशासन है और स्वशासित संस्थानों का विकास तभी होगा जब भारतीय इसमें शामिल होंगे, सिर्फ अंग्रेजों के रहने से तो होगा नहीं। मॉन्टेग्यू ने इस सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मोंटफोर्ड रिपोर्ट अथवा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 1918 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गए। परिणाम स्वरूप उदारवादी जो मोंटफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे, उन्होंने 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में वर्ष 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक नए दल की स्थापना की। यानी कि उदारवादी और उग्रवादी में मतभेद हो गया। यानी कि कब? जब 1918 में क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुआ। तो क्या हुआ कि उन्होंने वर्ष 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में वर्ष 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक नए दल की स्थापना की, क्योंकि उदारवादी जो थे मोंटफोर्ड चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था उसके पक्ष में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो राइट आंसर आपका है ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी जो थी वो 1937 में क्या की कि भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किया, यानी कि काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। यानी कि क्या गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की, जो भू स्वामित्व यानी कि भूमि का जो स्वामित्व था ना कि एक व्यक्ति के पास मतलब हजारों बीघा जमीन है, तो उस नीति को समाप्त करने की नीति अपनाई। और संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। और उससे क्या हुआ कि कांग्रेस शासित प्रांतों में, कांग्रेस जहां शासित करती थी उन प्रांतों में कृषकों को जो है ना साहूकारों के चंगुल से बचाने, यानी कृषक जो थे साहूकारों के चंगल में फंस गए थे, उनके पास जमीन नहीं थी, तो बेचारे दिन पर दिन आर्थिक स्थिति खराब होती जाती थी, तो साहूकारों से क्या करते थे, आप क्या करते हैं, उधार लेते थे। और साहूकार क्या करते थे, उससे ज्यादा वसूल करते थे। और कई बार क्या होता था, उनसे जब चुका नहीं पाते थे पैसे, तो उनको जमीन को क्या होता, वो हड़प लेते थे, उनसे छीन लेते थे। जैसे लठायत रखते थे, लठायत उस समय का समय में लठायत, ठीक है। तो ये सारी कहानी आप फिल्मों में देखे होंगे। तथा उनसे बचाने के लिए, साहूकारों से कृषकों को बचाने के लिए, जो किसान हैं जिनकी खेतें हैं, जिनकी जमीन है, ये वही उन पर खेती करेंगे और वही उनके मालिक होंगे। तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किए गए, यानी सिंचाई की सुविधाएं जो है उनको बेहतर करने के प्रयास किए गए ताकि अच्छी फसल हो सके। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो आपका राइट आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का हरिपुरा, यानी कि हरिपुरा जो है गुजरात में है, और हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 में हुआ था, जिसमें जो सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे। त्रिपुरी अधिवेशन, ये मत समझिए कि त्रिपुरी है तो त्रिपुरा में ये अधिवेशन हुआ था, नहीं। ये त्रिपुरा एक स्थान है जो शायद एमपी के आसपास में है, शायद मुझे मतलब इतना मतलब क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि एमपी में ही है, लेकिन शायद एमपी के आसपास में ये स्थान है। ये त्रिपुरा राज्य के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि इस्तीफा देने का कारण क्या था कि ये जो सीतारमैया को जो थे आपके महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी के मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, तो ये सीतारमैया को महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो है क्या हुआ कि सीतारमैया हार गए, तो महात्मा गांधी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपना मतलब व्यक्तिगत हार इसे मान लिया। तो इस बात को जो है सुभाष चंद्र बोस समझ गए और उन्होंने क्या किया कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद सीतारमैया को मतलब जो है पद के लिए किया गया, मतलब कि आप जब छोड़ दिए हैं सुभाष चंद्र बोस तो आप पद को ग्रहण कीजिए, तो उन्होंने नहीं किया। तो उसकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? तो आपके ए, राजेंद्र प्रसाद बने। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक तो 1938 में थे, ठीक है, और हरिपुरा जो गुजरात में वहां पर, और फिर एक दूसरी बार 1939 में ये चुने गए, ठीक है। तो 2 बार, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी राइट आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की?
यानी बातचीत की, यानी कि वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता की? तो ये अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड बेवेल 1945 में दोनों से वार्ता की। ये जो लंबे समय तक, मतलब जो है ना, अबुल कलाम आजाद के बारे में कहा जाता है कि लंबे समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये याद रखिएगा, लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक। क्योंकि 40 में ये क्या बोले अध्यक्ष बने। उसके बाद 42 में 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ? आपका करिया मरो यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो जो शुरू हो गया। ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू हो गया, भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन तेज हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी हमारे नेता थे उनको अंग्रेजों ने कैद कर लिया और जहाँ मतलब अलग अलग जेलों में उनको बंद कर दिया। तो और उसी समय जो रेडियो पर उस समय था ने मतलब नहीं होता रेडियो पर जैसे रेडियो होता है, उसे रेडियो प्रशासन करके भारत के स्वतंत्रता में बहुत सारे योगदान दिए थी उस समय था। तो उस समय से लेकर 1946 तक जो है ये लंबे समय तक जो है कांग्रेस के क्या बोलते हैं अध्यक्ष रहे लंबे समय तक अबुल कलाम आजाद। तो याद रखिएगा। तो यही है क्रिप्स मिशन 1942 में जब आया तो ये क्रिप्स मिशन से बातचीत किए तथा लॉर्ड बेवेल 1945 में था उस समय। तो उन दोनों से ये वार्ताएं किए थे अबुल कलाम आजाद। भारत के विभाजन का समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ए जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेपी कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन नवंबर 1946 का अध्यक्ष चुना गया। यानी कि इसके पहले जो 40 से 46 तक कौन थे? आपके अबुल कलाम आजाद थे। और नवंबर में क्या होता है कि फिर से अधिवेशन हुआ है, उसका अध्यक्ष जो है चुने जाते हैं कौन? तो जेबी कृपलानी चुने जाते हैं मेरठ में। मेरठ अधिवेशन 1946 नवंबर 1946 में हुआ उसमें। ठीक है, चुने गए थे वे तथा वे आज़ादी का समय भी अध्यक्ष रहे तथा वे आज़ादी का समय भी अध्यक्ष रहे। यानी कि जब आज़ाद हुआ उस समय, जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन दिसंबर 1948 की अध्यक्षता डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ने की थी। यानी कि कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन दिसंबर 1948 में हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन के? तो डॉक्टर पटाभी सीतारमैया। यही पटाभी सीतारमैया जो थे 1939 में जो है आपके त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस से हार जाते हैं और ये नहीं बनते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि नहीं बनते हैं। तो ये कहानी मैंने बता चुका हूँ। उसके बाद क्या सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे देते हैं। महात्मा गांधी को मतलब जान गए कि महात्मा गांधी को मतलब पसंद नहीं है, तो वो मतलब ये कहानी है। तो वो छोड़ दिए 1939 में, पद त्याग कर दिए। पद त्याग करने के बाद क्या हुआ कि पटाभी सीतारमैया को अप्रोच किया गया लेकिन वो मना कर दिए। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अध्यक्ष। उसके बाद 1939 में तो ये नहीं बने पटाभी सीतारमैया। 1939 के बाद 1948 में दिसंबर 1948 में कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन होता है। उसमें 1948 में जो है ये सीतारमैया जो अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 में किए थे, अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के। और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में, लखनऊ, फैजपुर क्रमशः दिसंबर 1929, अप्रैल 1936 और दिसंबर 1936 तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची मार्च 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यानी कि महात्मा गांधी जो है सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, बेलगांव वाला 1924 में। जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर में किए थे 1929 में, लखनऊ में किए थे 1936 में और दिसंबर 1936 में फैजपुर में भी ये किए थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची में मार्च 1931 में जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो ये याद रखिएगा। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका बी राजेंद्र प्रसाद। 14 से 15 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र जो है दिल्ली में आयोजित हुआ था। यानी विशेष सत्र भी आयोजित हुआ था। यद्यपि उस समय आचार्य जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी कि उस समय जो है जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तथापि इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? जेपी कृपलानी थे। लेकिन इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। कब? तो जून जो है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो उस विशेष सत्र का अध्यक्षता जो है, बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन यहाँ पर बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उसमें? तो उस समय जेपी कृपलानी थे। लेकिन अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। और कांग्रेस का विशेष सत्र था जो दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये याद रखिएगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य माउंट बेटन योजना पर विचार विमर्श करना था। ये जो विशेष सत्र इसलिए आयोजित किया गया था क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लॉर्ड माउंट बेटन योजना जो है उस पर विचार विमर्श करना था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे थे डी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त की है। ये तो बहुमत प्राप्त कर लिए, लेकिन जापान और भारत बहुत दूर हैं, पास में नहीं है। और भारत एक तो भारत के पहले से ही स्थिति खराब है, अंग्रेजों को गुलाम है, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है जापान के विरुद्ध जा रहे हैं, गुरिल्ला युद्ध करेंगे। पास में थोड़े ना है कि आप चले जाइए गुरिल्ला युद्ध कीजिएगा, आपके पास में कुछ है, आप पहले अंग्रेजों से तो लड़ लीजिए, अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो जाइए। गुरिल्ला युद्ध करेंगे। चीन से प्रधानमंत्री थे तब हार गए, आज भी भुगतान करना पड़ रहा है। चीन से हारने के बाद गुरिल्ला युद्ध जापान से करने गए थे, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ए कराची अधिवेशन 1931 में, कराची अधिवेशन 1931 में। ऊपर वाला जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट जो जापान ने किया था, और जापान में बौद्ध धर्म है, और जापान जो है आज भी भारत का मित्र है। जापान जब जब भारत की स्थिति खराब थी 1990-91 के समय में, तो उसमें भारत का उदारीकरण किया गया और जापान की बहुत सारी कंपनियां आई भारत में, और आज भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। तो जापान हमारा सहयोगी है, हमारा दोस्त है, और जापान ने सुभाष चंद्र बोस का और जापानी जो है ना, जापान ने भारत का उस समय अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए मदद किया था। तो और ये जो है भाई साहब जा रहे हैं गुरिल्ला युद्ध करने के लिए जापान के विरुद्ध, क्या बात है, मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है सवाल 34 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों को विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यानी कि गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। ठीक है, इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया। यानी कि 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, और इसी में पहली बार जो कांग्रेस ने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों को विरोध करने पर जो है, इसी अधिवेशन में जो है ना कुछ लोग विरोध किए, तो गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यानी कि गांधी जी मर सकते हैं, लेकिन उनके गांधीवाद मतलब विचारों की बात कर रहे हैं कि गांधी की विचारधारा नहीं मर सकती है। गांधी मर सकता है, लेकिन गांधी जी की विचारधारा यानी गांधीवाद की विचारधारा नहीं मर सकती है, तो वही बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो आपका राइट आंसर बी लाला लाजपत राय है। सबसे पहले कांग्रेस के उग्रपंथी नेता लाला लाजपत राय ने वर्ष 1916 में प्रकाशित अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इस सिद्धांत का सहारा लेकर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे एक ऐसी संस्था चला रहे हैं जिससे ब्रिटिश शासक सुरक्षा वाल्व की तरह प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि लाला लाजपत राय ने जो उग्रपंथी यानी कि गरम दिमाग के थे, गरम दल वाले, लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनको जो है लाल बाल पाल कहता है, ये गरम दल वाले नेता थे, गरम दिमाग के। ठीक है, तो 1916 में ये पुस्तक लिखते हैं यंग इंडिया, उसमें जो इस सिद्धांत को सहारा लेकर कांग्रेस के उदारवादी जो नेता थे, इन पर आरोप लगा रहे थे कि ये ऐसी संस्था चला रहे हैं जैसे ब्रिटिश शासक जो है सुरक्षा वाल्व की तरह प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कि भारत में जनजातीय आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, या रजवाड़े हैं, या जो भी हो, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, कई बार बहुत सारे जन आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे, जनजातीय आंदोलन हुए थे, तो उससे बचने के लिए ये लोग कांग्रेस का गठन किए थे, और कांग्रेस का गठन डफरिन के दिमाग की उपज थी। ठीक है, ये बात इन्होंने लाला लाजपत राय ने कही थी। तो ये लोग बनाए थे कि ताकि हम लोग जो उन जन आंदोलन से जो है हम लोग बच सके, क्योंकि ये कांग्रेस के जो भी नेता है वो बात करेंगे, और इनके जो भी मतलब लोग हैं भारतीय, वो समझेंगे कि हाँ हमारे नेता हमारे में बात कर रहे हैं, शायद इस बार हल होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन धीरे धीरे वैसे ही समय जो नहीं होता, समय टालना, तो यही काम चल रहा था। तो सुरक्षा वालों के रुख की तरह प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे,
तो बी शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से, वो ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं थे। तो कई बार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, यहाँ की समस्या क्या है, इसके बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकतर नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, बिमल चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण से इनका संपर्क सीमित था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु इसके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। तो ये उदारवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकतर नरमपंथी नेता सभी जो थे ये शहरी क्षेत्रों से थे और इनका जन साधारण से इनका संपर्क सीमित था, जिसके कारण साधारण की प्रॉब्लम क्या, समस्या क्या है, ये उतना समझते भी नहीं थे। और ये बड़े बड़े पदों पे थे तो इनकी तो प्रॉब्लम वैसे भी इनकी उतनी प्रॉब्लम थी नहीं, तो इसलिए ये जो है ना उदारवादी थे, तो ये देश की समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो डी गोपाल कृष्ण गोखले जो उग्रपंथी नहीं थे। बाकी जितने भी उधम सिंह तो जाकर इंग्लैंड में उसको मारा था, जो जनरल डायर जो था उसको मारे थे। बाल गंगाधर तिलक तो पूरे गर्मपंथी दिमाग के थे, गर्म दिमाग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर डी है, उग्रपंथी नहीं था, यानी कि गर्म दिमाग के, गर्म दल के। तो गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी वाले थे, उदारवादी थे। चलिए देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। यही तो प्रॉब्लम है, अंग्रेज मृदु न्यायप्रियता में विश्वास नहीं करते थे, उनको संभाव वाले लोग पसंद नहीं थे। वो समझिए कि लातों को बहुत जो है बातों से नहीं मानते, वो अंग्रेज थे। और इन्हें था कि प्यार से लेटर लिखकर हम अंग्रेजों को समझाएंगे, समझेंगे, वो समझने वाले हैं, गोलियों की भाषा वाले लोग समझने वाले हैं। उन्हें गर्मपंथी लोगों की जरूरत थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल ऐसे लोगों की जरूरत थी जो गर्म दिमाग वाले लोग हों, जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हों। ऐसे लोग नहीं कि बस खाली अहिंसा है, यो ठीक है, अहिंसा करना चाहिए, अहिंसा से महात्मा गांधी किए, लोगों को एकजुट किए, वो सही है, लेकिन गर्मपंथी भी होना जरूरी है। भगवान कृष्ण जो थे भगवान थे, फिर भी महाभारत का युद्ध हुआ ना, उसका रामायण में भगवान राम भगवान थे, फिर भी हुआ ना, रावण समझ जाता तो बात ही क्या होता। तो इसलिए लातों के बहुत बातों से नहीं मानते हैं, उन्हें देना पड़ता है। देश का पुनरुद्धार उत्तेजना का बाउंड्रो में नहीं हो सकता। वे साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 ईस्वी के बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। अगर उदारवादी होने से सब कुछ ठीक हो जाता तो भारत को क्या जरूरत है मिसाइल बनाने की, ये परमाणु बम, ये सब जितने मिसाइल, ये सब बनाने की क्या जरूरत है, नहीं बनाना चाहिए था। उसके बाद देखते क्या होता, उधर चीन इधर पाकिस्तान क्या हाथ करते, समझ ही सकते हैं। इसलिए जरूरी है हथियार का होना, बहुत जरूरी है, और गर्म दिमाग का भी होना जरूरी है। नहीं तो शांत रहिएगा तो लोग यूं ही आपको मतलब मजाक में ही चबा जाएंगे। इसलिए गर्म मिजाज का भी होना जरूरी है, ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ डर जरूरी है। ठीक है, डर जरूरी है, डर नहीं होगा तो फिर नियम कानून का पालन कोई नहीं करेगा। तो नियम जो बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं डर के लिए, डर नहीं होगा क्या है, किसी को कोई मार देगा, कुछ भी कर लेगा, लूट लेगा, कुछ भी है, कोई खौफ नहीं है, पता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो डरे बिना डरे कुछ भी करेगा। जब कुछ होने ही वाला नहीं है तो क्या होगा, यही होगा, क्राइम बढ़ेगा। तो डर जरूरी है। मैं उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1999 वह बम्बई विधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो ए 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। अरविंद घोष एक बार जेल गए, उसके बाद से शायद छोटे, तो उसके बाद से इन्होंने छोड़ ही दिया, उन्होंने सीधे छोड़ दिया। वो चले गए, वो लक्षद्वीप या शायद साउथ में जाकर वहाँ पर आश्रम बनाकर, अरविंदो आश्रम बनाकर रहने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो ए अरविंद घोष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह गर्म दल के 4 स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है
और कांग्रेस के ब्रिटिश शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। यानी ये बात सही कर रहे हैं कि ये जो है ना डरपोक हैं, ठीक है, ये डरते हैं और राष्ट्रवादी हैं, ठीक है, स्पष्ट बात कहने में डरते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ये अंग्रेज उठाकर इनको जेल में डाल दे। ये डरते थे। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उदान अन्य नाम मुरारी पुकुर बागान बारी में छापा मारकर 14 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और अरविंद घोष को ग्रे स्ट्रीट में स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष पर लगभग 1 साल मुकदमा चला, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी और पुदुचेरी चले गए। वहां पर अरविंदो आश्रम की स्थापना की और वहीं पर रहने के लिए छोड़ दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डी अरविंद घोष ने किए थे। निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेसिस्टेंस पर लेखों की श्रृंखला सर्वप्रथम 9 से 23 अप्रैल 1907 के मध्य वंदे मातरम समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। निष्क्रिय प्रतिरोध पर लेखों की श्रृंखला जो है सर्वप्रथम 9 से 23 अप्रैल 1907 के मध्य वंदे मातरम समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। उनका जो मानना था अरविंद घोष का कि अंग्रेजों को जो भारत अविलंब माने बिना देर किए हुए छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। यानी कि जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते, जब तक नहीं छोड़ते हैं, इनको विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो ये बाल गंगाधर तिलक को। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक। नरम दल वाले थे ही नहीं, गरम दिमाग के थे ये, गरम दल। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये चारों जो उग्र दल के यानी गरम दिमाग वाले थे। में गरम दल वाले, गरम दिमाग वाले में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे, यानी कि इस विचारधारा के जो है अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। यानी कि कांग्रेस जो है अनुनय विनय करती थी अंग्रेजों के सामने, और अंग्रेज उनको मजा आता था कि मेरे साथ हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर रहे हैं, और इनको ध्यान भी नहीं देते थे। इनके अनुनय विनय वो कोई ध्यान नहीं। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तिलक जो है वो बोले थे कि हम जो है मेंढक जैसे नहीं होता है कि बरसात के मौसम में टर टर करते हैं, वैसे ही साल में एक बार टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे। दादा भाई नौरोजी थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, जबकि एमजी रानाडे समाज सुधारक थे। जबकि एमजी रानाडे जो थे समाज सुधारक थे। ये लोग जो थे कांग्रेस को जो भी नरम दल वाले थे ये अनुनय विनय करते थे, लेटर लिखते थे और ये समझते थे कि अंग्रेज जो है हमारे हित के लिए हैं, हमारे समाज को सुधार रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा, दादा भाई नौरोजी को भी समझ में आया, बाकी लोगों को भी समझ में आया कि ये अनुनय विनय करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आगे चलकर एक पुस्तक लिखे हैं दादा भाई नौरोजी, द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें जो है ना ये बात बोले हैं कि अंग्रेज जो है ना यहाँ से भारतीय धन को जो है ना ले जाकर इंग्लैंड में वहां पर विकास करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई थी कि ये यहाँ पर भारत का विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत का विनाश कर रहे हैं। भारत जो धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ते जा रहा है, भुखमरी की तरफ बढ़ते जा रहा है, अकाल की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो इसके पीछे जो कारण है वो अंग्रेज हैं। उनको समझ में धीरे धीरे बाकी लोगों को भी समझ में आ गया। उसके बाद अनुनय विनय वाली जो प्रॉब्लम थी धीरे धीरे खत्म होने लगी और विरोध संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, और इस बीच जो अंग्रेजी भी कांग्रेस में 1915 में आकर धीरे धीरे शामिल हो गए और कहानी आगे बढ़ी और भारत आजाद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब सी सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। यानी बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। सी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। यानी कि प्लेग का जो कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर, पुणे में प्लेग फैला हुआ था, तो W.C. रैंड था तथा लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया गया। इनको तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तब तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। यानी बहुत सारे ये कार्य किए थे महाराष्ट्र में, जैसे शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, ये सारी चीजें किए थे। जेल में भी गए थे। जेल में जाने वाले शायद पहले ये कांग्रेस के नेता थे।
तो ये गए थे, ये मर्डर किए नहीं थे, बल्कि ये मामले में दोषी पाए गए, क्योंकि ये जो आप तिलक और केसरी, तिलक जो है केसरी और मराठा करके करके आती इनकी समझिए कि पुस्तक थी, जो आपका साप्ताहिक पत्रिका थी, उसमें ये मतलब कुछ ऐसी बातें लिखे थे जिससे कि जिसे पढ़कर जो भी युवा थे उस समय के, उनके अंदर खून नहीं होता उबाल आने लगा। और इसके कारण जो है वो लोग मतलब ये जो है ना, इन दोनों की क्या किए थे, प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू सी रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या किए थे। तो अंग्रेजों को लगा कि इन्हीं के पत्रिका को पढ़कर वो जो है ना ये काम किए हैं, यानी कि उनसे प्रेरित हुए हैं, और प्रेरित होने पर इनके पत्रिका से और वो उनकी हत्या किए हैं। तो इस कारण जो है इनको दोषी पाया गया। ये डायरेक्ट जो है जाकर मर्डर नहीं किए थे, हत्या नहीं किए थे, ये मत समझिए कि जाकर डायरेक्ट मर्डर कर दिए, चाकू मार दिया, गोली मार दिया, तो ये काम नहीं किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो सी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रयुक्त नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक द्वारा सर्वप्रथम कब दिया गया? यानी कि तिलक द्वारा ये सर्वप्रथम कब दिया गया, इसे लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। दरअसल इस नारे की परिकल्पना 1890 के दशक में प्रारंभ हुई थी। यानी कि ये जो नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, जो है इसकी परिकल्पना 1890 के दशक में प्रारंभ हुई थी। विद्वानों का मानना है कि तिलक के करीबी सहयोगी जोसेफ काका, यानी कि तिलक के सहयोगी करीबी थे जोसेफ काका, बैप्टिस्टा ने सबसे पहले यह वाक गढ़ा था। यानी कि ये जो वाक है, विद्वानों का मानना है कि जोसेफ काका करके बैप्टिस्टा जो है ये सबसे पहले वाक गढ़े थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वाक गढ़ा था, विद्वानों का ये मानना है। माना जाता है कि बैप्टिस्टा ने मराठी में संभवतः यह पंक्ति रची थी। माना जाता है कि बैप्टिस्टा जो था मराठी भाषा में यह संभवतः यह पंक्ति रची थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिलवडा रच। और तिलक ने इस नारे को अपनाकर जन जन तक पहुंचाया, और तिलक जो है ना इस नारे को अपनाकर जन जन तक पहुंचाया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस नारे का उपयोग सार्वजनिक मंचों से तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान अप्रैल से मई 1916 में किया था। यानी कि 1916 होम रूल आंदोलन के दौरान जो है सार्वजनिक मंच से ये जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसका जो है ना लोगों तक पहुंचाए थे। और ये कब हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन उस समय हो रहा था, उसकी बात है। कुछ स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने इस नारे का उपयोग किया था। कुछ स्रोतों में ये बात कहा जाता है कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, तो उस समय जो है तिलक ने इस नारे का उपयोग किया था, किंतु इसके समर्थन में पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं, किंतु इसका समर्थन में पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो सी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले पाकर रहूंगा, किसने कहा? तो सी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा डैश ने दिया था? तो सी बाल गंगाधर तिलक ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो भी 6 वर्ष की 1908 में हुई थी। एक बार 1800 कुछ में हुई थी इनको। तो प्लेग अधिकारी जो था रैंड और आर्स्ट की हत्या का दोषी पाए गए थे। ये हत्या किए नहीं थे, दोषी पाए गए थे, उसमें हुआ था। उसके बाद ये दोबारा 6 वर्ष का हुआ है 1908 में, तो याद रखिएगा। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित, अब देखिए केसरी और मराठा ये इनका क्या था, पत्रिका था। तो वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष का निर्वासन और 1000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाकर उन्हें मांडले जेल, यानी मांडले कहाँ था? म्यांमार में है, आज के म्यांमार में है, भेज दिया गया था। तो ये जो अपने जो भी प्रकाशित लेख है, जो भी पत्रिका है, उसमें जो है ना बहुत ही मतलब ऐसे बातें लिखते थे कि कोई भी व्यक्ति पढ़ने के बाद उसके अंदर नहीं होता जुनून आ जाएगा, जोश जुनून खून उबल जाएगा कि मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं। तो इनके पत्र को पढ़कर लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे, और अपने आप को नहीं होता है कि भारतीय स्वतंत्रता में बहुत सारे लोग इनसे जुड़े भी पत्रिका से, और उन्हें समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए। तो इससे जो है ना प्रेरित होकर बहुत बार बहुत सारे अंग्रेजों के हत्या हुआ, मर्डर हुआ, जिसके कारण से अंग्रेजों को लगा कि भाई इनकी जो पत्रिका है इसमें जो बातें लिखते हैं ये राजद्रोह वाला है, जिसके कारण जो है उनको 6 वर्ष के लिए मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष के लिए निर्वासन और 1000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाकर उन्हें मंडले जेल म्यांमार भेज दिया गया। फिर भी वो डरने वाले में से थे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी बी राजा वामबद्ध आंदोलन, यानी कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा वामबद्ध आंदोलन।
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वाम बद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। यानी कि इनका जो था कि प्रशासन, जो भी प्रशासन है उसमें भारतीयों की भागीदारी की जाए तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न किया जाए, यानी कि जनता जो है राजनीतिक रूप से जागरूक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो सी लाला लाजपत राय। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। ये जो थे शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे, यानी पूरे पंजाब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप जो है 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। यानी कि साइमन कमीशन जो आया था उसमें सिर्फ अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो जिसका क्या हो गया कि विरोध किया जाने लगा, तो उसी विरोध में क्या हुआ कि इन पर लाठियों से प्रहार किया गया, सर पर मारा गया, जिसके कारण से ये इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। उसके बाद वही जो है भगत सिंह और ये इनके जो भी साथी थे मिलकर जो अंग्रेज था उसको क्या हो गया, गोली मार दिए। और उसी के जो है ना आपके उसके बाद से उसकी हत्या में और साथ ही साथ वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, उसमें बम पटके थे ये लोग, भगत सिंह और आपके बटुकेश्वर दत्त, ये लोग जो है बम पटके थे और भागे नहीं वहां से बम पटकने के बाद भी। तो उसके कारण आगे चलकर जो है उनको फांसी की सजा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन किस वर्ष में बी डी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? किस वर्ष में बी डी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो आपके राइट आंसर है आपके ई, राइट आंसर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका राइट आंसर ई। बी डी सावरकर वर्ष 1937 से 1943 ईस्वी के मध्य तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। यानी कि बी डी सावरकर जो है वर्ष 1937 से लेकर 1943 ईस्वी के मध्य तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। बी डी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। यानी कि बी डी सावरकर जो है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किए थे। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है 38 है, 1916 1919 है, तो ये बी और डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और 1937 से 43 है, इसलिए आपका राइट आंसर ई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो ए विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी डी सावरकर, उनको बोला जाता है शॉर्ट नेम बी डी सावरकर, पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके सहयोगियों द्वारा स्थापित अभिनव भारत सोसाइटी यानी यंग इंडिया सोसाइटी एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। बी डी सावरकर के यानी इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो सशस्त्र क्रांति यानी शस्त्र से क्रांति करना है। बी डी सावरकर के प्रयासों से 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही वर्ष 1904 ईस्वी में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। यानी कि इन्हीं के यानी बी डी सावरकर के प्रयासों से ही 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था था, वो जो है आगे चलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ए बी डी सावरकर। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो सी बी डी सावरकर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो राइट आंसर बी, काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो सूर्यसेन काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे, यानी बाकी लोग जो थे काकोरी कांड से संबंधित थे, लेकिन जो है आपके सूर्यसेन इस काकोरी कांड ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं थे। इनके बारे में सूर्यसेन के बारे में मास्टर कहा जाता है, आगे इनके बारे में जानेंगे। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो सी एन एस हर्डिकर। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो एन एस हर्डिकर। हिंदुस्तानी सेवा दल मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एन एस हर्डिकर ने की थी। यानी कि हिंदुस्तानी सेवा दल यानी मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के नेता थे कौन? तो डॉक्टर एन एस हर्डिकर इन्होंने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले संगठन के सदस्य
गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इसके जो सदस्य थे वो गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। इस दल की स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी, यानी इस दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में की गई थी। और इसी समय चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज दल का भी स्थापना किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति रिवाइवल का कारण था। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति रिवाइवल का कारण था। तो आपका राइट आंसर बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, यानी कि गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन का स्थगन और देश में किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया, यानी कि असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया। और उसके साथ क्या हुआ कि देश में भी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव हो गया, राजनीतिक गतिविधि जो है नहीं होने लगा, मतलब बंद कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवा जो थे उनका जो इनसे मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। वो जो है ना, जो भी युवा थे वो तो गर्म खून वाले, गर्म दिमाग वाले, तो ये अहिंसा के साथ संघर्ष करो, चुपचाप ये करो, ये सब में पसंद गर्म दिमाग वाले जो युवा है ये नहीं करते। वो बस आमने सामने की लड़ाई, या तो तुम नहीं तो मैं, तो इसे संतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से, यानी हिंसा, यानी कि खून के बदले खून, ठीक है, हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। ये सोचते थे कि ये अहिंसा के माध्यम से जो है ना देश को आजाद नहीं कराया जा सकता, इसके लिए हिंसा जरूरी है। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। यानी इसी कारण जो है जब स्थगन हो गया, राजनीतिक गतिविधियां बंद हो गया, जिसके कारण से जो भी युवा थे क्षमतावान राष्ट्रवादी युवा, उनके मोह भंग हो गया। ये हिंसात्मक जो नहीं थे, अहिंसा के साथ जो है शांति के साथ हम जो है ये करेंगे, संघर्ष करेंगे, इनसे इनका मोह भंग हो गया। इसके कारण इस कारण जो है इस समय जो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि है, यानी कि गोली बंदूक मारना, मिटना, बम का जो है ना इस्तेमाल करना हुआ है, बहुत बार हुआ है। खुदीराम बोस के दौर पे किया गया था 1911 में। तो ये सारी घटनाएं होने लगी, क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो भी 1924 में। वर्ष 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। देखिए, जब असहयोग आंदोलन को स्थगन किया गया, उसके बाद से भारत में राजनीतिक संघर्ष जो है कुछ समय के लिए ठप हो गया। उसके बाद से जो भी राष्ट्रवादी युवा थे उनका मोह भंग हो गया, अहिंसात्मक शांति के साथ संघर्ष से मोह भंग हो गया। तो उसी बीच जो है 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। इसके बाद से ये कार्यक्रम लूटा जाना और उसके बाद से कई बार पुलिस स्टेशन को जला देना, ये सब ट्रेन को पटरी उखाड़ फेंकना, ये सब काम जो है ना शुरू होने लगी। यह घटना ककोरी कांड वर्तमान नाम ककोरी ट्रेन एक्शन नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो फरार हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो राइट आंसर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो आपके राइट आंसर बी, भगत सिंह राइट आंसर है। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन अभी कर दिया गया है, पहले काकोरी कांड था, के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को गंभीर झटका लगा। यानी कि जब ये काकोरी कांड हुआ उसके बाद ये पुलिस द्वारा दमन चक्र के फलस्वरूप जो पुलिस का दमन बढ़ गया, जिसके कारण जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को गंभीर झटका लगा। किंतु बाद में बिजोय यानी विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा
तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। यानी कि गंभीर झटका लगा। काकोरी कांड जब हुआ उसके बाद जो पुलिस के द्वारा दमन चक्र करना शुरू कर दिया गया, तो HRA जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसको गंभीर झटका लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये सारे जो युवा भारतीय जवान थे, ये सभी मिलकर जो है ना क्या किया कि फिर से HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किए। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान है, यानी कि सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है, जिसमें अभी मैच होता है। तो उसी मैदान में जो है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई। उस मैदान में 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। पहले HRA था, अब इसमें जो है HSRA कर दिया गया, यानी 1928 में बदल कर दिया गया, नाम बदलकर। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बैठक हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में, जिसमें जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जोड़ दिया गया, यानी कि इसमें सोशलिस्ट को जोड़ दिया गया, और ये तब जाकर हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। चलिए, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो है ये बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। उपयुक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। ये जो सरफरोशी की तमन्ना जो है अब हमारे दिल में है, ये जो पंक्तियां है ये शायर जो है बिस्मिल अजीमाबादी, इन्हीं की ये पंक्तियां है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जो वास्तविक नाम था क्या था? तो सैयद शाह मोहम्मद हसन। इनका जन्म वर्ष 1901 में पटना के हरदास बिगाहा गांव में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? तो 1901 में हुआ था, पटना के हरदास बिगाहा गांव में हुआ था। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। यह गजल जो है उर्दू में लिखी गई थी और वर्ष 1921 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। और 1921 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका जो थी सभा थी, उसी में ये छपी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो ये उसमें छपी थी सभा पत्रिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो आपके यहाँ ये उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है। सूर्य सेन तो है ही नहीं, अभी चंद्रशेखर आजाद है ही नहीं, भगत सिंह है ही नहीं, और राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है। ये सैयद शाह अहमद हसन है और इनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी, इनका शॉर्ट नेम था, और वास्तविक नाम क्या था? सैयद शाह मोहम्मद हसन। तो उन्हीं के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है रचना की गई थी। तो इसमें जो उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो श्री भगत सिंह के द्वारा दिया गया। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी द्वारा दिया गया था। यानी कि ये जो इनकलाब जिंदाबाद नारा है ये हजरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हजरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। लेकिन क्या हुआ कि भगत सिंह जो है इस नारा को लोकप्रिय बना दिए। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प सी का चयन किया जा सकता है। अतः निकटतम जो है उत्तर विकल्प सी का चयन किया जा सकता है। एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस तो किए नहीं थे, M.K. गांधी नहीं किए थे, इकबाल तो थे ही नहीं। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है हजरत मोहानी द्वारा ये दिया गया है। ये क्योंकि ये उर्दू के प्रसिद्ध जो है भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और इन्हीं के द्वारा दिया गया था। लेकिन इस शब्द को जो है इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाए थे भगत सिंह, इसलिए इसमें जो है दिया गया है, इसमें हजरत मोहानी का नाम नहीं दिया है, ऑप्शन में भगत सिंह का नाम दिया है। तो भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोले थे और प्रसिद्ध किए थे, इसलिए राइट आंसर इसका सी माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो आपका सी हजरत मोहानी इसमें दिया है, हजरत मोहानी। तो आपका राइट आंसर हजरत मोहानी होगा। बी चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी ई भी नहीं होगा, आपका ए भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा सी हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और इन्हीं के द्वारा ये इनकलाब नारा दिया गया था। और इस नारा को प्रसिद्ध किए थे आपके भगत सिंह, प्रसिद्ध किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई, यानी कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो आपका ए 23 मार्च 1931 को दिया गया। 23 मार्च 1931 को दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये कब बना? पहले HRA था।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। लेकिन जब काकोरी कांड हुआ उसके बाद जब पुलिस का दमन चक्र बढ़ गया तो जैसे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्या हुआ, झटका लगा। उसके बाद क्या हुआ कि भारत के जितने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, विजय कुमार, ऐसे बहुत सारे जो भी युवा जवान क्या बोलते हैं आपके आपके युवा जवान जो है देश की आज़ादी में लड़ने वाले जितने भी युवा जवान थे वो के द्वारा फिर से 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुआ चंद्रशेखर आजाद के, ठीक है, नेतृत्व में। और वहां पर HRA को बदलकर क्या किया कर दिया गया, HSRA कर दिया गया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट इसमें जोड़ दिया गया। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत, यानी लाहौर में जो षड्यंत्र कांड हुआ था जिसमें वो उसको मारा गया था सैंडर्स को, जिसने लाला लाजपत राय पर क्या हुआ था, साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था उस समय लाला लाजपत राय पर उसने जो है डंडे से उनके सर पर मारा था, जिसके कारण से कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी सैंडर्स को क्या हुआ कि बाद में ये लोग उसको मार देते हैं, तो उस गिरफ्तार किया गया और लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। इनकी फांसी का समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो बी 23 मार्च 1931 को। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो बी 21 साल से थोड़ा ज्यादा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इनका जन्म जो 28 सितंबर 1907 को हुआ था और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष 6 माह 11 दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, भगत सिंह को फांसी दे दी गई। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो सी बटुकेश्वर दत्त। इसमें जो है भगत सिंह नहीं है, चंद्रशेखर आजाद ये नहीं थे, जतिन दास ये भी नहीं थे, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ई नंबर। तो आपका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि इसमें बटुकेश्वर दत्त जो है भगत सिंह का साथ थे, इसमें भगत सिंह नहीं दिया, सी दिया है बटुकेश्वर दत्त, इसलिए राइट आंसर सी होगा। अनुशीलन समिति थी आपकी एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये सूर्य सेन के द्वारा, जिनको मास्टरदा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चटगांव यानी चिटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। याद रखिएगा कि सूर्यसेन जो थे बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना किए थे। पूछेगा कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन में दे देगा, तो मरिएगा सूर्यसेन। इसके सदस्यों में जो है अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेदार लिखा है, वाडेकर है पूरा नाम, वाडेदार लिखा है, लेकिन गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच क्या हुआ कि संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 80 सैनिक मारे गए थे और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर जो है मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। तथा क्या हुआ कि 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। चटगांव या चिटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो आपका डी सूर्यसेन संबंधित है।
वर्ष 1922 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विधियों की पुनरावृत्ति रिवाइवल का कारण था। तो बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। राइट आंसर बी होगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन के कारण ये सब क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ 1923 से 28 के बीच में। 1922 के असहयोग आंदोलन का स्थगन और देश जन आंदोलन मास मूवमेंट का चरण कमजोर पड़ गया, यानी कि स्थगन हो गया असहयोग आंदोलन का, तो क्या हुआ कि जन आंदोलन का चरण कमजोर पड़ गया और कांग्रेस की राजनीति काउंसिल एंट्री और रचनात्मक कार्यों जैसी धाराओं में बट गई। और कांग्रेस की जो राजनीति जो थी काउंसिल में एंट्री, जो काउंसिल था उसमें एंट्री करने की और रचनात्मक कार्यों जैसी धाराओं में बट गई, जिससे बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का कांग्रेस नेतृत्व की रणनीति से मोह भंग हो गया। तो क्या हुआ कि जितने भी क्षमतावान राष्ट्रवादी क्रांतिकारी युवा थे, इनका जो है कांग्रेस के नेतृत्व की रणनीति से मोह भंग हो गया। उन्हें लगा कि ये इनके बस का नहीं है, ये देश आजाद नहीं करा पाएंगे, तो इनसे उनका मोह भंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। और ये युवा थे, गांधी जी के युवा थे, तो गांधी जी के गर्म खून गर्म दिमाग गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। यानी कि ये देखते थे कि रूस हो, चीन हो, आयरलैंड हो, तुर्की हो, मिस्र हो, दुनिया के किसी भी देश में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है और विद्रोह होता था, तो उससे क्या होता था, ये अनुप्राणित होकर उससे मतलब प्रेरित होते थे और उससे क्या करते थे कि हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। यानी प्रयास करते थे कि इनको जो हिंसा के माध्यम से ही भगाया जा सकता है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ कर फेंका जा सकता है, अहिंसा के माध्यम से और शांति तरीके से इनको भगाया नहीं जा सकता है। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, भारत से बाहर आप क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानेंगे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आपका ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। यानी कि फरवरी 1905 में लंदन में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। और यहाँ से जो है एक समाचार पत्र जो था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। क्या हुआ कि सरकारी तंत्र बहुत ज़्यादा सक्रिय था, जिसके कारण जो श्याम जी वहाँ से पेरिस चले गए और अंततः जिनेवा चले गए। वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ए, विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने के उपरांत विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की तथा अभिनव भारत सोसाइटी के प्रारूप के तौर पर वर्ष 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी यानी कि फ्री इंडिया सोसाइटी 1906 में का गठन किए, ताकि लंदन में भारत के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संगठित शक्ति के रूप में साथ में लाया जा सके। ताकि जो है लंदन में जो भारत के विभिन्न भागों से जो भी युवा वहाँ पर पहुंचे थे उनको संगठित शक्ति के रूप में साथ में लाया जा सके। फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े युवाओं का गौर से निरीक्षण किया जाता था तथा उसके उपरांत उन्हें अभिनव भारत के केंद्रीय समूह में स्थान मिलता था। यानी कि गौर से निरीक्षण किया जाता था कि क्या ये उस लायक है या नहीं। उसके बाद उसे जो है अभिनव भारत के केंद्रीय समूह में स्थान मिलता था। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो ए, विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो डी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। मैडम कामा का जो जन्म है 24 सितंबर 1861 को हुआ था। इनके माता पिता पेरेंट्स पारसी थे। इनके माता पिता जो थे पारसी थे। सुराब जी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्य करता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। यानी कि जो है मैडम कामा जो है राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी
भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी थे, तो उनकी निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। बाद में जो है कुछ देशभक्त विद्यार्थी थे और यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और आगे चलकर 22 अगस्त 1907 को जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग ली और उन्होंने इसी सम्मेलन में भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराया। और इसी समय जो है इसी सम्मेलन में इसी समय भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराया कब? तो 1907 में। कहाँ? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। किसने? तो मैडम भीखा जी कामा ने। वह विदेशी भूमि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। वह विदेशी भूमि और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली पहली व्यक्ति कौन थी? तो मैडम भीखा जी कामा। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे फ्लैग का परिवर्तित रूप था। यहाँ जो फहराया गया झंडा था वो कलकत्ता झंडे यानी फ्लैग का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वो पहली बार विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय ध्वज यानी भारतीय तिरंगों को फहराई थी। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? ए मदन लाल ढींगरा। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दी। यानी कि करजन वायली जो था उसकी हत्या जो 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर की। दुश्मनों को जो है घर में घुस कर मारेंगे, ये उसी समय से ही सब चल रहा है। भारत उसी समय कर रहा है, उसी समय से। वायली ने भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक पॉलिटिकल एड डी कैंप के पद पर कार्य किया था। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फांसी दी गई। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फांसी दी गई। ऐसा करना चाहिए ना कि इस देश में जितने भी देशभक्त हैं, यहाँ तो अंग्रेजों को मारना चाहिए था, यहाँ से जाकर लंदन में जाकर वहां पर इनकी कुटाई किया, तो वहां पर मारते ना लगातार जबरदस्त तरीके से, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत ज्यादा 10,000 जाते वहां पर जाकर मारते, पूरा लंदन में तबाही मचाते। तब इन अंग्रेजों को समझ में आता कि लंदन भी सुरक्षित नहीं है। जब ये भारतीय लंदन में जाकर मार सकते थे, ये दुनिया किसी भी देश में जाकर मार सकते हैं। और ये जो यहाँ से लूट कर ले जा रहे थे और ये समझते थे कि यहाँ से जो बच जाएंगे तो लंदन में जाकर बच जाएंगे, अपने घर जाकर बच जाएंगे। तो उन्हें ये याद दिलाना चाहिए था कि तुम दुनिया किसी भी कोने में जाओ, अब तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हम तो मरने के लिए तैयार है ही, लेकिन तुम जो सोच रहे बच जाओगे, राज करोगे, मौज मस्ती करोगे हमारी तबाही पर, तुम राजमहल खड़ा करोगे हमारी तबाही पर, हमारी बर्बादी पर, और मौज करोगे और हंसोगे, तो तुम्हारा पूरे इंग्लैंड को समाप्त कर दिया जाएगा। उस समय इस तरह के सोच वाले लोग होते ना, तो ये जो अंग्रेज है ना, ये आते ही नहीं। ये आते नहीं, अंग्रेज जो लंदन से आते थे ये आते नहीं, डर कर घर में घुस जाते हैं। ये आते नहीं, उनको समझ में जब आता कि इंडिया को हम लोग लूट रहे हैं, तो इंडिया वाले लंदन में जाकर तबाही मचा रहे हैं, यानी कि हमारा घर में सुरक्षित नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? इनको समझ में आना चाहिए था। इनको ऐसी सजा देनी चाहिए। इन लोगों ने हमारे देश को लूटा, हमारे संसाधनों को लूटा, हमें गरीब बना दिया, हमारे पूर्वजों को मारा पीटा, फांसी दिया, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। सोने की चिड़िया से भिखारी बना दिया इन लोगों ने, इन अंग्रेजों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? तो सी हरदयाल को। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? तो हरदयाल को। लाला हरदयाल एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान थे। लाला हरदयाल जो थे एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान थे। उन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र और संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। वर्ष 1913 को सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। वर्ष 1913 को जो है सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है
हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। इस संस्था जो है गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। एक गदर नामक अखबार निकाला, जिससे क्या हुआ कि इस संस्था का नाम भी गदर पड़ गया, गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। लाला हरदयाल थे इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। इसके अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद आदि थे। इसके अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद आदि थे। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कहाँ? तो यूएसए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए के कौन से? यूएसए में। और इसका मुख्यालय कहाँ था? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था के नेता थे। तो भी करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा राइट आंसर है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थान है, वहां पर इसका मुख्यालय था गदर पार्टी का। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था या थे? तो डी उपयुक्त सभी, यानी कि लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, बी भूपेंद्र दत्त, सी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। राइट आंसर डी उपयुक्त सभी थे जिम्मरमैन योजना से संबंधित। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मांगने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने जो है जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद, यानी शस्त्र और गोला बारूद मंगाने की योजना जो है विदेश में रह रहे, जो भी विदेश में रह रहे थे भारतीय, उनकी सहायता से बनाई थी, जिससे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। जिससे क्या हुआ कि हिंदू जर्मन, यानी हिंदू और जर्मन मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेंद्र यानी भूपेंद्र दत्त, पूरा नाम भूपेंद्र नाथ, तथा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों इस योजना से संबंधित है, और तीनों जो है जिम्मरमैन योजना से तीनों संबंधित थे। लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त यानी कि भूपेंद्र नाथ, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये संबंधित है तीनों। इन लोगों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1914 में बर्लिन कमेटी यानी बर्लिन इंडिया कमेटी की स्थापना की थी। और इन सभी ने मिलकर क्या किया कि जर्मनी का सहयोग लिया, और इससे क्या हुआ कि इस योजना का तहत क्या किया, जिम्मरमैन योजना के तहत वर्ष 1914 में बर्लिन कमेटी या बर्लिन इंडिया कमेटी की स्थापना की थी। वर्ष 1915 में इस संस्थान को भारतीय स्वतंत्रता समिति इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम से जाना गया। और आगे चलकर बर्लिन कमेटी या बर्लिन इंडिया कमेटी की जो स्थापना हुई थी 1914 में है, इसको आगे चलकर 1915 में इस संस्थान को भारतीय स्वतंत्रता समिति इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम से जाना गया। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। यानी कि स्वदेशी आंदोलन जब निष्क्रिय हुआ, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा। और वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व जो है, जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरी जो थे उनको झकझोर दिया, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित है कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। यानी कि उस समय यह धारणा प्रचलित है कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट जो है वो भारत के हित में, यानी ब्रिटेन यानी कि संकट में है तो भारत के फायदे में है। यानी कि उनके पास गोला बारूद जो भी है लड़ेगा प्रथम विश्व युद्ध में, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो उधर लड़ने में व्यस्त रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रशासन इनका कमजोर होगा, तो इससे क्या होगा कि भारत के हित में रहेगा। ठीक है, उनके लिए यह मौका है, और इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया, और इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक यानी बेसेंट और उनके होम रूल लीग जैसे संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों ने और भारत में लोकमान्य तिलक यानी बेसेंट और उनके होम रूल लीग जैसे संगठनों ने इस मौके का फायदा उठाया ब्रिटेन के संकट का। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। और गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था।
तो आपका ई, राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। यानी कि 1915 में जो है काबुल में यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था किसने? तब राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी जो थे बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति यानी कि राजा महेंद्र जो थे स्वयं राष्ट्रपति बने तथा बरकतुल्ला यानी इनके जो सहयोगी थे बरकतुल्ला उनको प्रधानमंत्री बनाए थे। इसे जर्मनी ने मान्यता भी दी थी और जर्मनी जो है मान्यता भी दी थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी अलग था ब्रिटेन अलग था, तो जर्मनी जो है ब्रिटेन का दुश्मन था, तो इसलिए वो भारत का सपोर्ट कर रहा था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सी, माइकल ओ डायर को। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। यानी कि उधम सिंह जो थे माइकल ओ डायर यानी डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग जो हुआ था हत्याकांड उसके अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से जो था एक और था, एक था जनरल डायर, ये ऊपर वाला ए नंबर, जनरल डायर जो ऑप्शन ए है ना जनरल डायर, और ये था माइकल ओ डायर। तो जनरल डायर जो प्रत्यक्ष रूप से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या था, दोषी था। लेकिन क्या हुआ कि ये बाद में जाकर क्या हुआ 1940 में हत्या करते हैं माइकल ओ डायर की, और वो जो लंदन में गए थे तो क्या हुआ कि जनरल डायर उस समय तक मर गया था और जो उसी के नाम का ये था माइकल ओ डायर, ये समझे कि वही है, तो वो जो है उसको मार दिए अप्रत्यक्ष रूप से। तो यही अप्रत्यक्ष रूप से लिखा है। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, तो डी उधम सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में किसने मार डाला? तो सी, उधम सिंह। जनरल डायर को नहीं मारा था बल्कि मारा था किसको? आपको सर माइकल ओ डायर को मारा था, जनरल डायर को नहीं मारा था, जनरल डायर पहले ही मर गया था। बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन की घोषणा हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो ए, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की रूपरेखा भारत सरकार के गृह सचिव एच रिसले द्वारा 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध रिसले सर्कुलर में प्रस्तुत की गई थी। यानी कि जो बंगाल विभाजन की रूपरेखा जो है भारत सरकार के गृह सचिव, उस समय जो भारत सरकार थे वो, तो उनके जो गृह सचिव जो था एच रिसले, उसने जो है 3 दिसंबर 1903 को बंगाल सरकार को भेजे गए एक प्रसिद्ध रिसले सर्कुलर में प्रस्तुत किया गया था कि बंगाल का विभाजन कैसे किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई और बंगाल विभाजन की जो औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था, और उद्देश्य क्या था कि बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ रहे राष्ट्रवाद जो है उसको विभाजित करना था, उसको मतलब बांट देना था, अलग कर देना था, उसको खत्म करने के नियत से किया गया था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, और कब से प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी, और इसी दिन को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को, राइट आंसर सी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सी, स्वदेशी आंदोलन। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905, कुछ स्रोतों में यह तिथि 20 जुलाई 1905 में मिलती है, को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। यानी विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 यानी कुछ स्रोतों में 20 जुलाई भी मिलती है, तो उस समय ये घोषणा की गई। इस घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया। यानी कि इस घोषणा के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई, जिसमें जो है कि स्वदेशी आंदोलन किया जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में, तो इसकी विधिवत घोषणा की गई। अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ, और अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, और उस दिन को जो शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो है इसके
राखी दिवस के रूप में मनाया गया कि एक दूसरे को जो है राखी बांधेंगे और उनको भाईचारा और एकता का संदेश अंग्रेजों को देंगे कि तुम्हारे विभाजन करने से कुछ होने वाला नहीं है, हम एक हैं। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया है। यह दिवस जो है राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता भाईचारा को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई और बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। मार्च 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ और मार्च 1906 में जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ 1906 में। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 और कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में हुआ कलकत्ता में, तो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए, यानी कि 4 प्रस्ताव पारित किए कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। तो इसी विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो सी, बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे स्वदेशी और बहिष्कार, यानी कि अंग्रेजों को जो भी चीजें है उसका बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी अपनाया जाएगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन के समय में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बी, स्वदेशी आंदोलन, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डी, लॉर्ड कर्जन था। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बी, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के रूप में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष रद्द हुआ? तो ये 1911 में रद्द कर दिया गया। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। यानी कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत में आगमन हुआ और इनका स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। साथ ही जो है कलकत्ता जो पहले था भारत की राजधानी, अब उसके स्थान पर दिल्ली को नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया और घोषणा के अनुरूप जो बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। उड़ीसा को और बिहार को जो है इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया। असम को जो है एक नया प्रांत बनाया गया 1911 में, जैसे कि स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया तथा उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में जैसी थी, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जो असम में जोड़ दिया गया। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो सी, 1911 में बंगाल जो है वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। बंगाल के विभाजन का किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो भी लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 1912 में जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी वहां से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया 1912 में। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। कांग्रेस बनारस कलकत्ता व सूरत अधिवेशन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डी, दादाभाई नौरोजी ने। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज या स्वशासन सेल्फ रूल
स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। यानी 1906 में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उसके बाद 1906 में कलकत्ता में राष्ट्रीय आंदोलन होता है कांग्रेस का, और उसमें जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं, और उसी समय चार प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और एक और चीज था, झंडा का फहराया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो श्री दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर जो है नहीं दिया है। मुस्लिम लीग का गठन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो डी नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो डी नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। यानी कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का शिमला प्रतिनिधि मंडल, यानी मुस्लिमों का शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन हुआ दिसंबर 1906 में, और इसी सम्मेलन में जो है नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। 60 सदस्यीय अस्थायी और अस्थायी समिति का चयन किया गया, यानी कि 60 सदस्यों वाली अस्थायी समिति का चयन किया गया, और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। यानी ये दो लोग जो सचिव बने संगठन के, कौन कौन? तो मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया, और लखनऊ में जो मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, और आगा खां जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। 1 सलीमुल्लाह खान संस्थापक पहले, दूसरा आगा खां, तीसरा मोहसिन उल मुल्क। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम दो नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खां को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। राइट आंसर सलीमुल्लाह खान हो गए जब ये होंगे तो ऑप्शन में। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो बी 1913 में। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 में अपनाया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो आपका राइट आंसर ई होगा, ई। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी कि इसका संस्थापक जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, यानी कि वर्ष 1907 में जो है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग का अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंज में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है। 1925 माना है, लेकिन ये सही नहीं है। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों का शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों का शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। और 1906 में जब शिमला में मिले तो वहीं से जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात जो शुरू हुई शिमला से ही। और वहीं से जाकर ये लोग क्या हुए, ढाका में लोग एकजुट हुए और वहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना की है। ये जो है मिंटो सिंटो जो बहुत हरामी थे, ये सब मार्ले मिंटो। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। यह शिमला से मिले हैं मिंटो से। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। और इसमें जो शिष्टमंडल जो थे उन्होंने प्रांतीय,
केंद्रीय और स्थानीय निकायों में जो निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। उसके बाद से ये मुस्लिम लीग का गठन हुआ है ढाका में। मार्ले मिंटो सुधार, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये मार्ले मिंटो भी बहुत हरामी थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी जाना जाता है, द्वारा जो है ब्रिटिश भारत में यानी ब्रिटिश भारत में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई कि हिंदू का अलग, मुसलमानों का अलग, अलग अलग जातियों का अलग अलग निर्वाचन होना चाहिए, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। जिसके अंतर्गत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो 1912। राइट आंसर ए, वर्ष 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ध्याता भाई की राजधानी परिवर्तन की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी। और घोषणा कब की गई थी कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली जाएगा? ये 1911 में किया गया था और 12 में जो है बुरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो ये 1912 में स्थानांतरित कर दिया। घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में। स्थानांतरित कब गया? तो 1912 में, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण का नील उत्पादक किसानों की समस्या से अवगत कराया तथा उनसे चंपारण आने का वचन लिया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। उसमें जो बिहार के एक साधारण किसान थे राजकुमार शुक्ल, ये वहां पर जाते हैं और गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण के नील उत्पादक की प्रॉब्लम समस्या को उनसे बताते हैं, अवगत कराए और उनसे चंपारण आने का वचन लिए। किंतु नील उत्पादक किसानों की समस्याओं और यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दरभंगा का ब्रज किशोर प्रसाद ने रखा। किंतु नील उत्पादक किसानों की समस्या क्या है और यूरोपीय प्लांटर्स के अत्याचारों की जांच के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव जो है 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दरभंगा के जो ब्रज किशोर प्रसाद ने रखे, उनका जो रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अतः चंपारण की समस्या पर चर्चा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा पर का विषय बना? तो आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1911 में नहीं हुआ था, 1912 पटना नहीं हुआ था, रामगढ़ 1940 नहीं हुआ था, या डी ये भी नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तभी 1916 में। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसी में जो है आपके पहुंचे थे कौन? तो आपके राजकुमार शुक्ल। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के मध्य समझौता भी हुआ था। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो सी 1916 में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। यानी मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में के दौरान हुआ था। और इसी समय गर्म और नरम दल भी कांग्रेस के आपस में मिले। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और इसी समझौते द्वारा जो है मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति से प्रदान की गई, जो नहीं करना चाहिए था। होम रूल आंदोलन, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो डी, टी.एस. ऑलकॉट। एच.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध थे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट जो सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किए। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की
स्थापना से संबद्ध थे। और एस सुब्रमण्यम जो अय्यर जो थे, ये भी होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबद्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस और लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। संबोधित किया। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि ये राइट आंसर, इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक और एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जिससे गुरु द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी। यह था कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं फिर पार्ट 3 में।